नमस्कार। इस हफ्ते किसान बिल पारित हो गया संसद में, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। खूब हंगामा हुआ और ये जो फार्म बिल हैं इनका बड़ा विरोध हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये किसान विरोधी हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल इसलिए लाए गए हैं ताकि सरकार कॉरपोरेट्स की मदद कर सके। सरकार कॉरपोरेट्स का मदद चाहती है, सरकार कॉरपोरेट्स का भला चाहती है और किसान विरोधी है। सबसे पहले आइए कुछ कॉमन सेंस की बातें की जाए। ये हम मानते हैं कि भारत डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। ये सही है कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, ये काफी कम हुआ है। लेकिन ये भी सही है कि भारत गांव में बसता है। 60% लोग, कहा जाता है 60% लोग रूरल क्षेत्र से आते हैं। बहुत भारी इन्फ्लुएंशियल वर्ग है किसान का। ऐसा वर्ग है जिसके विरोध में अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आपका तख्ता पलट हो सकता है। किसान आंदोलन मामूली चीज नहीं है। हमारे देश में किसानों के कई दिग्गज नेता हुए हैं। चाहे किसान का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो गया हो, लेकिन आज भी किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। रूरल इंडिया, गांव में जो भारत बसता है उस पर बहुत बड़ा भारत टिका हुआ है। तो क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें थोड़ी समझ होगी, थोड़ी बुद्धि होगी, कोई ऐसा काम करेगी जो परोक्ष रूप से या खुले रूप से, छद्म रूप से किसान का विरोधी हो? कॉमन सेंस तो ऐसा नहीं कहता। और ऐसा नहीं लगता कि जो सरकार इस समय देश में शासन कर रही है इसमें कॉमन सेंस की कमी है। अब देखा यह जाए तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं? ये वही चुनिंदा लोग हैं। जब गोवा की लिबरेशन हुई थी, वो गोवा की लिबरेशन का भी विरोध करते थे। गोवा में क्यों जाएं, वो तो बहुत बात की बात है। जब सरदार पटेल भारत के छोटे छोटे रजवाड़ों को भारत में विलय कर रहे थे, उस समय ऐसे लोग भारत में थे जिन्होंने उस चीज का विरोध किया था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के बैंकिंग सेक्टर की जो लच्चर अर्थव्यवस्था थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, और जिस प्रकार से भारत का बैंकिंग सेक्टर काम कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, बैंकों की कंपनियां थी, बैंक अपनी कंपनी को लोन दे रहे थे। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐतिहासिक स्टेप उठाया था और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने उसका विरोध किया था। इन लोगों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो स्टेटस क्यो को कोई भी ताकत जब चैलेंज करती है उसके विरोध में आके खड़े हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जब भारत में सबसे पहले टेलीकॉम लाइसेंसेस बटे थे, टेलीकॉम का निजीकरण हुआ था, तो इन्होंने अपोज किया था। आप सोचिए, अगर भारत में सिर्फ बीएसएनएल और एमटीएनएल होती तो आज जो इंटरनेट रिवॉल्यूशन और जो डिजिटल रिवॉल्यूशन, उसके जो डिविडेंड्स भारत एंजॉय कर रहा है, क्या ये हो पाता? उस समय लोगों ने बहुत विरोध किया था, कुछ लोगों ने। जैसे मैंने कहा, इन लोगों के चेहरे चेंज हो जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी रहती है वो आइडियोलॉजी जो स्टेटस क्यूइस्ट आइडियोलॉजी, कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। ये वही लोग हैं, जब कंप्यूटर्स पहली बार बैंकिंग सेक्टर में आए थे तो इन लोगों ने बहुत विरोध किया था। इन लोगों ने कहा था कि भारत में इतनी जनसंख्या है, भारत में इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अगर कंप्यूटर्स भारत में आ जाएंगे तो। बैंकिंग सेक्टर में हड़ताल कराई गई थी। आज देखिए, अगर बैंक में कंप्यूटराइजेशन ना होता तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो हम सारे संसार के टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक हैं, इसके साथ जो बैंकिंग व्यवस्था चाहिए, क्या वो बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ हो पाती? ये वही लोग हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है और जम्मू और कश्मीर को भी भारत का वास्तविक रूप में अभिन्न अंग बना दिया जाता है ताकि हर भारतीय वहां जा सके, वहां इन्वेस्ट कर सके और जम्मू और कश्मीर भी भारत की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। ये वही लोग हैं जो उसको अपोज करते हैं।
ये वही लोग हैं, आपको मैं बता दूं, जिन्होंने राज्यसभा में इतना हल्ला किया कि 8 सांसदों को सदन से सस्पेंड करना पड़ा। ये वही लोग हैं जिन्होंने वहां पे कागज फाड़े, हाउस की वेल में आ गए और हरिवंश जी जो कि उपाध्यक्ष हैं राज्यसभा के, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये वही लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि राज्यसभा में वॉइस वोट से बिल पारित किया, डिवीजन क्यों नहीं हुआ? डिवीजन कैसे होता? आप लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया था राज्यसभा में। पहले हंगामा खड़ा कीजिए, उसके बाद बिल पारित होने में व्यवधान पैदा कीजिए और उसके बाद कहिए कि यह बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। ये वही लोग हैं जो कि स्टेटस क्यो हमेशा चाहते हैं। पर ये ऐसा क्यों चाहते हैं? पहली बात, जो भी सत्ता पक्ष में नहीं होता वो अपना एक धर्म समझता है कि सत्ता पक्ष कुछ भी करे उसका विरोध किया जाना चाहिए। याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह जी ने न्यूक्लियर डील कराई थी, उसका भी लोगों ने विरोध किया था। आज वो देश के लिए कारगर साबित हुई। जब मनमोहन सिंह जी ने लाइसेंस परमिट राज पे प्रहार किया था, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय कुछ लोग थे जिन्होंने बॉम्बे क्लब बना दिया था और एक साइलेंट कैंपेन, उसके बाद एक एग्रेसिव कैंपेन चालू किया था कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी ना आए। ये वही लोग हैं जो बड़े खुश थे जबकि फिएट कार के ऊपर वेटिंग लिस्ट थी, एम्बेसडर कार के ऊपर वेटिंग लिस्ट थी और बजाज स्कूटर के ऊपर भी वेटिंग लिस्ट थी। ये वही लोग हैं जो हर प्रोग्रेसिव स्टेप को अपोज करते हैं, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए कैंपेन ज्यादा दिनों तक टिकेगा नहीं। हाँ, झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन झूठ की लॉबीज होती हैं। आज के जमाने में पोस्ट ट्रूथ्स, प्री ट्रूथ्स और न जाने कैसे कैसे ट्रूथ। इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो फार्म बिल है, ये बिल्कुल भी एंटी फार्मर नहीं है, किसान विरोधी नहीं है। ये किसान के हित में है, आड़ती के हित में है, उपभोक्ता के हित में है और देश के हित में है। आगे 3 या 4 स्लाइड्स में बताऊंगा कि किस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और कैसे ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं ये बिल्कुल मिथ्या है। देखते रहिए। सबसे पहला विरोध जो इन लोगों का है वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोड्यूस कमेटी या जो मंडियां हैं ये बंद हो जाएंगी। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। जो तीनों बिल हैं इसमें कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिसमें लिखा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। इनफैक्ट ये बात कही गई है प्रधानमंत्री द्वारा भी कि मंडियां और बेहतर काम करेंगी, मंडियां किसान के ज्यादा हित में काम करेंगी, क्योंकि मंडियों के जो ट्रेडर्स हैं इनको कंपटीशन मिलेगा और वो कंपटीशन जो मिलेगा उससे किसान को ज्यादा अच्छी प्राइस मिलेगी। बिल में कहीं नहीं लिखा कि मंडियां बंद हो जाएंगी, कहीं नहीं लिखा। अब जग सुरैया, आपने नाम सुना होगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखते हैं, नॉर्मली लेफ्ट व्यूज को बढ़ावा देते हैं। शेखर गुप्ता theprint.in के एडिटर हैं। नॉर्मली ही इज नोन टू बी ए स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, इवेल्युएट करते हैं और बताते हैं। इनसे भी ये सत्य नहीं नकारा गया। आज जग सरैया ने आज का दिन 24 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पेज में लिखा है रैंडम हार्वेस्ट, और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एपीएमसी जो है वो किसान विरोधी रही है आज तक। जग सरैया कहते हैं कि यही कारण है कि जब टमाटर के भाव 40 रुपए किलो होते हैं, जिस भाव पे हम खरीदते हैं, उस समय भी किसान को 2 रुपए किलो क्यों मिलते हैं। और इन्होंने बताया कि ये सारे होते हैं मंडी की दुर्व्यवस्था की वजह से। शेखर गुप्ता ने theprint.in जो उनका चैनल है, जिसका उन्होंने यूट्यूब में भी उनका विवरण है, उन्होंने बताया किस तरीके से किसान
एक अपने ट्रॉले पे या बैलगाड़ी में गोभी लेके जाता है और मंडी में पहुंचता है शाम तक, और कैसे एक कार्टल आ जाता है और कहता है इस प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा, किसान वापस अपनी गोभी नहीं ले जा सकता। अब आप मुझे बताइए, जिस एग्रीकल्चर बिल पे जग सरैया और शेखर गुप्ता जैसे नोन क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट कमियां नहीं निकाल पा रहे, उस बिल में क्या कमी होगी? तो कौन इसका विरोध कर रहा है? क्या इसका विरोध आड़ती कर रहे हैं? मैं नहीं मानता, क्योंकि आड़ती सब एक जगह मिल जाते हैं और उसमें एक ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है कि ये प्राइस सेटल होनी है। अगर फ्री मार्केट होगी, अच्छे आड़ती जो हैं, जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे किसान के साथ काम करना चाहते हैं, उनकी ज्यादा तरक्की होगी। जो गैप है फ्रॉम फार्म टू फोर्क गैप, फार्म से फोर्क का जो गैप है, अगर ये गैप कम होगा तो इसमें आड़ती जो अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव आड़ती हैं, पढ़े लिखे आड़ती हैं, उनका नुकसान नहीं होगा। उनको इसमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस दिखेगा। तो जो समझदार पढ़े लिखे आड़ती हैं, उनको इसका विरोध नहीं करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। चलिए अब आते हैं दूसरे झूठ की तरफ। कहा जा रहा है कि जो फार्म बिल है ये एक कॉन्स्पिरेसी है, ये एक षड्यंत्र है मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का। ये मुझे हास्यप्रद लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में होती हैं तो कुछ कहती हैं, लेकिन जब वो गवर्नेंस में आती हैं तो उनको आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है। मोदी सरकार को भी, जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली, उसको पता लगा कि असली गवर्नेंस क्या है और किस प्रकार सिर्फ विरोध करने से ही देश नहीं चलता। क्या आज तक मनरेगा बंद हुई है? मनरेगा आज तक बंद हुई है? मनरेगा बंद नहीं हो सकती, क्योंकि अमीर और गरीब में जो फासला है, जो गरीब है वो इतना गरीब है कि उसको सरकार से सपोर्ट चाहिए। तो फार्म बिल कंस्पिरेसी है, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस न मिले, ये सोचना भी बेवकूफी है। मैं आपको बताता हूं एमएसपी का क्या मतलब है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आज आप किसी किसान से पूछिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब हो गया मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। एमएसपी के ऊपर तो कुछ बिक ही नहीं रहा, एमएसपी के नीचे जरूर बिक रहा है, मंडियों में बिक रहा है, किसान भी चुपचाप है। क्योंकि एक किसान है वो एक ही मंडी में जा सकता है, उस अपने जिले के अलावा दूसरी मंडी में नहीं जा सकता, और वहां जो कार्टल्स बने हुए हैं वो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी नहीं देते। किसान कहां जाके विरोध करेगा? क्या किसान के पास इतना टाइम है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास चले जाए या डिविजनल कमिश्नर के पास चले जाए अपने आड़ती के खिलाफ? कभी नहीं जा सकता। मैं बार बार आड़ती शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं फिर ये कह रहा हूं, जो प्रोग्रेसिव आड़ती हैं उनको किसान, जो एग्रीकल्चर बिल है इसके बाद वो और तरक्की करेंगे, किसान के साथ मिलकर काम करेंगे, वो किसानों के साथ लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, एक रियल एंटरप्राइज होगा जिसमें सिर्फ बार्गेनिंग नहीं होगी, जिसमें वो किसान के पार्टनर बनेंगे और उसके साथ काम करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, मैंने इंग्लिश में भी इसका वीडियो निकाला था, कुछ लोगों ने कहा अगर एमएसपी बंद नहीं होगी तो बताइए कि इसका बिल में क्यों नहीं मेंशन है। अरे बिल में क्यों मेंशन होगा? एमएसपी क्या किसी बिल के तहत है? एमएसपी तो एक मैकेनिज्म है जिसमें एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी है, वो एक सर्वे करती है, हर साल सर्वे करती है, मार्केट कंडीशंस देखती है, लागत कितनी है ये देखती है, उसके बाद वो एक एमएसपी पर अराइव करती है। मुझे बताइए कौन सा कानून है जिसके अंतर्गत ये लिखा है कि एमएसपी ये रहेगी? तो किस बिल में डालेंगे उसको? कोई भी सरकार सुसाइड नहीं करेगी, तो कोई भी सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा नहीं सकती है। हाँ ये जरूर है जबकि नए बायर्स आ जाएंगे, किसान को ये स्वतंत्रता होगी, वो कहीं भी माल जाके बेच दे। अब एक नेतागण ने मुझे लिखा कि आप, लगता है आप किसान के बेटे नहीं हो। हाँ ये सही है, मैं किसान का बेटा नहीं। उन्होंने कहा ये लगता है कि आप कभी गांव नहीं गए। ये गलत है कि मैं कभी गांव नहीं गया।
हम तो सबसे गरीब गांवों में गए हैं अध्ययन करने, सबसे गरीब किसानों के साथ बैठे हैं। किसान को सरकार कोई कानून नहीं बचा सकती। किसान को अगर बचा सकता है तो बाजार बचा सकता है। और कैसा बाजार बचा सकता है? जिस बाजार में स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर्स हो। आप निजीकरण की बात करते हैं, मुझे बताइए, जब निजीकरण नहीं हुआ था, जब बैंक, मैंने आपको एक पिछली स्लाइड में बताया था कि श्रीमती गांधी ने देश के बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, कि उस समय वो समय की मांग थी। उसके बाद जब देखा गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो इनएफिशिएंट हैं, प्राइवेट बैंक्स खोले गए। जब आज आप देख लीजिए, जो भी इतने वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको कैसी सर्विस मिलती है और एक पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको कैसी सर्विस मिलती है। पब्लिक सेक्टर बैंकों का अपना कंट्रीब्यूशन है, उनकी सिग्निफिकेंस है, उनकी महत्ता कम नहीं आंकड़ा में। प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये जरूर है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी लार्ज स्केल फ्रॉड्स हुए हैं, लेकिन आप देखिएगा कि उसको हमारे रेगुलेटर्स ने पकड़ा है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर हो, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो, तो किसान को हमेशा मदद मिलेगी। लेकिन जो वातावरण हो, जो आर्थिक ढांचा हो, वो एक सरकारी ढांचा ना हो, एक फ्री मार्केट का ढांचा हो, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहेंगी, ये बिल्कुल गलत है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब असल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, उसके नीचे कोई नहीं बेचेगा। जैसे जैसे इसमें नए प्लेयर्स आएंगे, नए प्लेयर्स इसमें हिस्सेदारी करेंगे, कॉर्पोरेट्स इसमें आएंगे। अब आप कहेंगे कॉर्पोरेट्स खराब हैं, याद कीजिए वो टाइम जबकि टेलीफोन के लिए हमें कई महीनों रुकना पड़ता था। मोनोपोली का वो टाइम याद कीजिए जब हमारे पास सिर्फ बजाज और लंब्रेटा स्कूटर था, एलएमएल होता था। जब तक लिबरलाइजेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन 1991 में जो लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई थी मनमोहन सिंह जी ने, आज की सरकार किसान को उस लाइसेंस राज से मुक्ति दिला रही है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, क्योंकि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई सरकार खींचना चाहेगी तो सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। ये बड़ी जोर शोर से कहा जा रहा है कि ये जो बिल है किसान विरोधी है और कॉर्पोरेट्स को मदद कर रहा है। अब आप देखिए, दूध के क्षेत्र में, मिल्क और मिल्क प्रोड्यूस के क्षेत्र में कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, कोई एपीएमसी नहीं है, कोई मंडी नहीं है, फ्री आवाजाही है। किसान किसी को भी चाय बेचता है। जो दूध वाला है, जिसके पास गाय है या भैंस है, वो किसी भी हलवाई को बेच सकता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, या मछली का जो क्षेत्र है या जो पोल्ट्री का क्षेत्र है, इसमें कोई मंडी नहीं है, कोई एपीएमसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुई है जिसके अंतर्गत अमूल खड़ा हुआ है। आप मोगा जाइए, वहां नेस्ले के साथ जिन किसानों ने काम किया है उनसे आप पूछिए कि क्या उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद में उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। किसान ये एंटी फार्मर कैसे हो सकता है? इसमें तो ये बात की जा रही है कि किसान को आप एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि किसान, रोहतक का किसान कहाँ बहादुरगढ़ जाके माल बेचेगा। धीरे धीरे जब डिजिटल टेक्नोलॉजी यहाँ पे हावी हो जाएगी, उसके बाद किसान अपने किसान केंद्र में जाके, उसके बाद इंटरनेट के माध्यम के जरिए से वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज अपना वेयर हाउस बनाएंगी, कोल्ड चेन बनाएंगी, लॉजिस्टिक्स इससे सुधरेगी। जो फूड स्टॉक में जो वेस्टेज होती है वो एलिमिनेट होगी, फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। हो सकता है एफसीआई भी सुधर जाए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी सुधर जाए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मैं बुरा नहीं कह रहा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अपना एक मुकाम है। उन्होंने इस देश में फूड सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए दे हैव प्लेड ए पिवटल रोल इन दिस कंट्री, बट इट इज ह्यूजली इनएफिशिएंट। सो डोंट वी वांट दैट the grain sector, that the agriculture produce sector should become more efficient? We do want it. And how is it किसान विरोधी? इसमें कॉर्पोरेट्स को लोग कहते हैं फायदा है। कोई किसान अगर किसी कंपनी के साथ अपना मूल्य तय कर लेता है तो बिल में प्रावधान है कि वो जब चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है।
और उस पर उसको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ये है प्रावधान। आप कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान नहीं हो सकता बिल में। ये प्रावधान जरूर होता है कि अगर किसान जब भी चाहे, अगर उसने सपोज आईटी के साथ कोई आईटीसी के साथ कोई करार किया, उसको करार को तोड़ दे। अगर आशीर्वाद आटे के साथ एक 10 गांव के किसानों ने करार कर लिया मध्य प्रदेश के, और उनको लग रहा है कि आशीर्वाद आटा वाले उनको ठीक कीमत नहीं दे रहे, वो उसको तोड़ सकते हैं। बड़ा क्लियर है इसमें, किसान को कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये कॉर्पोरेट के हित में नहीं है, ये किसान के हित में नहीं है। और याद रखिए, वो जो चेन है, वो चेन वही मजबूत होती है जिसकी सारी कड़ियां मजबूत होती है। अल्टीमेटली कंज्यूमर स्ट्रांग होना पड़ेगा, प्रोड्यूसर स्ट्रांग होना पड़ेगा, इंटरमीडिएट स्ट्रांग होने पड़ेंगे। कोई भी चेन का कोई भी एक पार्ट अगर दूसरे को एक्सप्लॉइट करेगा तो दूसरी जो कड़ी है वो कमजोर हो जाएगी और वो चेन टूट सकती है। एक और बात कही जा रही है कि ये सरकार की चाल है, धीरे धीरे सरकार किसान की जमीन कॉर्पोरेट्स को दे देगी। सबसे पहले तो आपसे एक बात पूछता हूं, अगर कोई किसान अपनी जमीन बेचता है तो इसमें कोई मनाही है? पिछले 2 सालों में करीब 5 से 10 हजार पेट्रोल पंप खुले हैं, किसानों ने अपनी जमीन बेची। 1-1 करोड़ रुपए में, 2-2 करोड़ रुपए में किसान ने अपनी जमीन बेची है, उसमें पेट्रोल पंप लगे हैं। लैंड यूज चेंज कराना आसान नहीं है, लैंड यूज चेंज कराना आसान नहीं है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। किसान की जमीन बेचना इतना आसान नहीं है, नोटिफिकेशन होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और इस बिल में तो ये प्रावधान है कि आप अपनी जमीन को सेल, लीज या मॉर्टगेज नहीं कर सकते। जो एग्रीमेंट में अपनी जमीन को मॉर्टगेज नहीं कर सकते, अपनी जमीन को लीज पे नहीं दे सकते। अगर कोई किसान किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है तो जमीन का एग्रीमेंट नहीं कर सकता, वो सिर्फ फसल का एग्रीमेंट कर सकता है। ये है प्रावधान। जो आप प्रावधान मांग रहे थे ना, बिल में प्रावधान नहीं, ये है प्रावधान। अब बताइए, इस बिल से ना कॉर्पोरेट्स को बहुत फायदा होगा और किसानों को बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं। जिस सेगमेंट को नुकसान होता है वो सेगमेंट खत्म हो जाता है। अगर फार्मर्स खत्म हो जाएंगे तो कॉर्पोरेट्स कहां से रहेंगे? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके करार हैं, जैसे गन्ने के खेत, गन्ने के केस में, कॉटन के केस में, चाय में, कॉफी में, जितने में भी कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, जब भी किसानों ने इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम किया है, किसानों को बीज का पैसा भी मिला है, किसानों को लोन भी एडवांस में मिला, किसान को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, कंपनी आके उनकी मदद करती है। तो ये जो बिल है ये किसी भी तरीके से किसान विरोधी नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये किसान विरोधी भी नहीं है और ये व्यापार विरोधी भी नहीं है। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया, एसेंशियल कमोडिटीज बिल गेट्स पार्लियामेंट नॉड। इसमें यह लिखा है कि कमोडिटीज लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, पोटैटोज, इनको रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज से। और यह भी लिखा है, अगर कोई व्यापारी, इमरजेंसी की सिचुएशंस नहीं है, एक्सट्रीम सिचुएशंस नहीं है, किसी भी व्यापारी पे कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी अगर वो कितना भी स्टॉक अपने पास रखता है। काला बाजारी नहीं होने देंगे। लेकिन ये नहीं है कि इंस्पेक्टर आके चेक करेगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 क्विंटल रखने की इजाजत थी, तुम्हारे पास 12 क्विंटल पड़ा है, अब तुम ये पेनल्टी दो। और पेनल्टी नहीं दे सकते तो आपको पता है इंस्पेक्टर राज में क्या होता है। तो एसेंशियल कमोडिटीज बिल को आज पार्लियामेंट से नॉड मिल गई है। तो ये लोग इसलिए डरते थे गोदाम बनाने से, व्यापारी वर्ग इसलिए डरता था अगर उसमें ज्यादा स्टॉक हो गया और अचानक लिमिट चेंज हो गई तो क्या होगा, उठा के सारा आलू बाहर फेंकना पड़ेगा सड़क में। अब इस चीज का डर नहीं है। तो ये जो बिल है, फार्मर्स बिल है, ये किसान विरोधी नहीं है। इसका विरोध, जैसे मैंने बताया, वही लोग इसका विरोध कर रहे थे जो कि विरोध में खड़े हुए जब प्राइवेट सेक्टर बैंक आए थे तो उसका उन्होंने विरोध किया था। वही लोग हैं जो अंग्रेजी माध्यम से जिन स्कूलों में पढ़ाया जाता है उनके आगे काले झंडे दिखाते हैं। इनके खुद के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं।
मल्टीनेशनल्स कंपनी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन समर ट्रेनिंग के बच्चे बाहर जाके करते हैं। ये वही लोग हैं जो कि इंडस्ट्रीज में जब कोटा राज था, उसका विरोध करते थे। इन्होंने जीएसटी का भी विरोध किया। याद रखिएगा, जो बॉम्बे क्लब था, एक बार चुनिंदा उद्योगपति थे देश में, और जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार और मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय जब लिबरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, इन लोगों ने देश का विरोध, हर चीज का विरोध किया था। एक बॉम्बे क्लब बन गया था। ये उसी टाइप के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो कि कहते हैं कि इंटरनेट मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, B2C पोर्टल्स बंद हो जाने चाहिए। दुकान के अंदर जो मुंडू बैठा है, वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड लेबर है, जिसको कोई मिनिमम वेज नहीं मिलते। वो कहते हैं दुकानें बंद हो रही हैं, ऑनलाइन स्टोर्स खुल रहे हैं। ऑनलाइन स्टोर्स खुल रहे हैं, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। और जो मॉम एंड पॉप स्टोर्स हैं, जो नेबरहुड स्टोर्स हैं, वो बंद नहीं हुए। उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है। आज डिजिटल मार्केटिंग के चलते इतने सारे जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे, जो कि एक्सपेंसिव रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, ये लोग आज वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से खाना पका के बेच रहे हैं। गृहिणियां घर में केक बना रही हैं, और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से घरों में सप्लाई कर रही हैं। लॉजिस्टिक्स कितनी स्ट्रांग हुई है। ये वही लोग हैं जो अपोज करते थे जब इंडिया में ओला आई थी, या इंडिया में जब उबर आई थी। ये कहते काली पीली बंद हो जाएंगी। आज यही ओला और उबर कितने सारे नौजवानों को रोजगार दे रही है। इन्हीं के चलते कार की सेल कितनी बड़ी है। जो चेंज होता है, चेंज को रेसिस्टेंस देना आदमी की फितरत में होता है। लेकिन यह भी बात है कि कोई भी बदलाव होता है जिसमें सारे पार्लियामेंट के लोग बैठे हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, भारत की जनता के नुमाइंदे बैठे हैं, अगर उन्होंने कोई चेंज किया है तो उसको हम सिरे से नहीं नकार सकते। चलिए आज हम इसका विरोध करना छोड़ें और ये देखें कैसे किसान के हाथ सशक्त हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत।